और अब खबर देख लेते हैं प्रयागराज से। प्रयागराज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद पर लगातार जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। 7 और संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी चल रही है। अतीक की 7 और संपत्तियों की पहचान कर ली गई है। डीएम से संपत्ति कुर्क करने की अनुमति तक मांग ली गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर है। अतीक अहमद पर लगातार शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। 7 और संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी में अब जुट गया है। अतीक की 7 और संपत्तियों की पहचान कर ली गई है। डीएम से संपत्ति कुर्क करने की अनुमति तक मांग ली गई है। तो पिछले दिनों हमने देखा कि कई संपत्तियों को गिराया गया था, ढहा गया था, कुर्क किया गया था। अब 7 और बेनामी संपत्तियों को कुर्क करने की डीएम से अनुमति ले ली गई है। बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, कहा जा सकता है अतीक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है? निश्चित तौर पर अतीक अहमद पर लगातार पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। बाहुबली पूर्व सांसद गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी 7 संपत्तियों को, जिनकी अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए है, उनको पुलिस ने 26 और 27 अगस्त को जब्त किया है। 7 और संपत्तियों को जब्त करने के लिए उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है और एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने पूरी रिपोर्ट डीएम को भेजी है, ताकि उनकी अनुमति मिलने के बाद इन संपत्तियों का भी जब्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। जबकि 6 संपत्तियों की जब्तीकरण की कार्रवाई अभी भी गतिमान है और की जा रही है, और ये 14 सितंबर तक जब्तीकरण करके डीएम को रिपोर्ट सौंपनी है। तो ये कह सकते हैं कि लगातार जो है वो बाहुबली द्वारा जो अपराध से अर्जित की गई संपत्तियां हैं, बेनामी संपत्तियां थी, चल अचल संपत्तियां हैं, चाहे वाहन हो, चाहे अन्य भवन भूखंड हो, उन सबको जो है जब्तीकरण उनका किया जा रहा है, उनकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। और लगातार अतीक अहमद सर्वेश, जो 7 संपत्तियों को चिन्हित किया गया है, वो संपत्तियां कहां पर है और कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं? ये देखिए, ये जो संपत्तियां हैं, ये संपत्तियां अभी 3 थाना क्षेत्रों की बताई जा रही है। खुलदाबाद थाना क्षेत्र है, धूमनगंज है और इसके साथ ही साथ सिविल लाइन थाना क्षेत्र है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो संपत्तियां हैं वो अतीक अहमद ने अपने बाहुबल के आधार पर अपराध से जो है ये संपत्तियां अर्जित की हैं। और कुछ संपत्तियां उनके नाम है, जबकि कुछ संपत्तियां उनके करीबियों के नाम है। इन्हीं का चिन्हीकरण किया गया है और अब इनकी कुर्की की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, जिसके लिए डीएम से अनुमति मांगी गई है। आर्थिक रूप से यह कह सकते हैं कि अतीक अहमद की जो है वो कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जेल में बंद रहने के बाद भी जो जेल के अंदर से अतीक अहमद अपना साम्राज्य चला रहा था, अब उस साम्राज्य को नष्ट करने की तैयारी है एक तरह से पुलिस और प्रशासन की। उसी के क्रम में ये सभी कार्रवाइयां की जा रही हैं। चलिए सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और एक एक कर उसकी सारी संपत्तियों को कुर्क भी किया जा रहा है। तो लगातार अतीक अहमद की पहली भी 6 संपत्तियों को इस वक्त उस पर कार्रवाई चल रही है। अब जो 7 संपत्तियां हैं जो अलग अलग थानों में है, करीब 3 थानों में ये संपत्तियां बताई जा रही हैं। कुछ उनके नाम है, कुछ उनके रिश्तेदारों के नाम है, जो कि बेनामी संपत्ति है, जो किसी इसी झोल झाल करके पूरा ये संपत्ति को ये किया गया है। अब उसी पर कार्रवाई की जा रही है। और ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। बाइक और तमंचा बरामद किया गया। दादरी हाईवे पर चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ की हुई थी, जिसमें 25,000 का जो इनामी बदमाश है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पास से बाइक और तमंचा तक बरामद किया गया है। दादरी हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ इस बदमाश की मुठभेड़ हुई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत की तस्वीरें भी हैं और ग्रेटर नोएडा की तस्वीर है, जहां पर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कैसे इसको गिरफ्तार किया, कैसे पकड़ा, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पुलिस एनकाउंटर में किस तरह से दूसरा बदमाश जो प्रवीण था उसको पकड़ा गया, वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बताया कि कैसे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। हुई है ये दादरी बाईपास पे। इसमें एक अंकित नाम का बदमाश, जिसके पूर्व से 25,000 रुपये का इनाम था, उसके पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है। उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। कुछ दिन पूर्व व्यापारी पिता पुत्र पे इन लोगों ने अटैक किया था, फायर किया था, लूटने का प्रयास किया था, जिसमें व्यापारी पुत्र घायल हुआ था। उसमें भी ये वांटेड था, 25,000 का इनाम था। इस पे 7 अभियोग पहले
और अब आपको बागपत पुलिस से सुनिए कि किस तरह से इस एनकाउंटर को उसने अंजाम दिया। अपनी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, अचानक एक मोटरसाइकिल पे दो लड़के आते दिखे। उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जंगल की तरफ भागे, पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने अपने बचाव में आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ है। उसके पास से एक DBBL जो 12 बोर की है DBBL गन बरामद हुई है। पहचान हुई है उसकी प्रवीण गागनोली है, शातिर अपराधी है। करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं, लूट, हत्या और इस तरह के कई गंभीर अपराध के मुकदमे हैं। और लखनऊ से खबर है, यहां पर लेखराज मार्केट का मालिक रजत गर्ग गिरफ्तार कर लिया गया है। नोटबंदी के दौरान करोड़ों का कालाधन सफेद करने का इस पर आरोप है। साथ ही साथ फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाकर हेरा फेरी करने का भी इस पर आरोप है। रजत के खिलाफ कई शहरों में मुकदमे दर्ज हैं। तो लखनऊ में एक जो लेखराज मार्केट का मालिक है उसे गिरफ्तार किया गया। नोटबंदी के दौरान करोड़ों का काला धन सफेद करने का इस व्यक्ति पर आरोप है। फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाकर हेरा फेरी किया करता था और सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि कई शहरों में इस पर मुकदमे भी दर्ज हैं। तो कारोबारी बताया जा रहा है और कारोबारी को अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नोटबंदी के दौरान करोड़ों का काला धन सफेद करने का इस कारोबारी पर आरोप है। और हरदोई में मिड डे मील का राशन लेने गए बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है। आरोपी खीरे का लालच देकर बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया। बाद में आरोपी ही अपनी साइकिल से बच्चे को घर छोड़ गया। पूरे मामले की जांच COCT कर रही है। गांव के एक व्यक्ति द्वारा हुक्म किया गया है। बच्चा राशन लेने जा रहा था, रास्ते में वो मिला और उसको खीरे के खेत में खींच कर ले गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और कानपुर में तमाम पाबंदियों के बावजूद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की जमकर यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। सरकार की गाइडलाइंस को हवा में उड़ाते हुए जुलूस निकाला गया। मुहर्रम में दिन भर सख्ती देखने को मिली, लेकिन रात को पुलिसकर्मी सड़क से नदारद दिखे, जिसके बाद रात में मनमाने तरीके से कई लोगों ने जुलूस निकाला। नवाबगंज थाना इलाके में जुलूस सड़कों पर नारेबाजी करते हुए घूमता रहा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से खुली जीप में एक साथ कितने लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और बाइक पर भी जो लोग बैठे हैं उनमें भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा है। और मेरठ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दौराला इलाके के कपसाड गांव में हुई वारदात के बाद रुपयों के लेन देन का विवाद निकलकर सामने आया है, जिसमें कुलदीप नाम के शख्स की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुलदीप अपने दोस्तों के साथ पैसे लेने गया था, जिसके बाद हमलावरों ने खेत से निकलकर गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में कुलदीप का दोस्त बाल बाल बच गया। परिजनों ने मुजफ्फरनगर के अजीत और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। और मेरठ के एक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। घरवालों ने डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के शिवाय हॉस्पिटल की है। पुलिस ने लोगों को काफी मशक्कत के बाद शांत कराया और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद ही लोगों का गुस्सा शांत हो पाया। और रायबरेली में भी कल रात हंगामा हुआ है। यहां पर पुलिस कस्टडी में हुई एक शख्स की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। गुस्साए लोगों ने रायबरेली फतेहपुर रोड को जाम कर नारेबाजी की। लोगों को खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो आप रायबरेली की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जमकर हंगामा हुआ है। एक जगह पर पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हंगामा हुआ, लोगों ने रास्ता जाम किया और दूसरी तरफ एक औरत डिलीवरी कराने के अस्पताल में पहुंची थी, जहां पर जच्चा बच्चा की मौत के बाद वहां पर कोहराम मच गया। और सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित एक सेमिनार में शिरकत करेंगे, जिसका विषय है श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का शुभारंभ, भारत में एक नए युग का आरंभ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ और दादा गुरु महंत दिग्विजयनाथ के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।
और सीएम योगी ने महंत दिग्विजय नाथ को याद किया। सीएम योगी के दादा गुरु थे महंत दिग्विजय नाथ। पुण्यतिथि पर अपने दादा गुरु को याद किया सीएम ने ट्वीट किया है, श्री रामो विग्रहवान धर्म, राम मंदिर निर्माण गुरुओं के जीवन की इच्छा थी। गोरक्षपीठ में राम कथा प्रसन्नता का विषय। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ रामगोपाल गोरखपुर से जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आज सीएम का किस तरीके का कार्यक्रम है और जो सेमिनार है उसका शुभारंभ कितने बजे हो रहा है? इस वक्त मैं गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद हूं और मुख्यमंत्री भी अपने कक्ष में ही अंदर बैठे हुए हैं। 10:30 बजे से इस सेमिनार का उद्घाटन होना है। चूंकि कोरोना के कारण इस बार ये पूरा सेमिनार ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो राम मंदिर निर्माण को लेकर है कि राम मंदिर निर्माण के बाद किस तरीके से एक नए भारत का उदय होगा, इस विषय पे आज चर्चा होगी। और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे। चूँकि गोरक्षनाथ मंदिर का राम मंदिर आंदोलन से बहुत ही बड़ा नाता रहा है। अयोध्या के बाद दूसरा बड़ा केंद्र गोरखपुर हुआ करता था राम मंदिर आंदोलन के लिए, और उसमें महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने सक्रिय भागीदारी निभाई। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। चूँकि अब गोरक्षपीठ के संतों ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा होने जा रहा है, तो शायद इसीलिए आज जो सेमिनार है पुण्यतिथि पे उन दोनों महान संतों के, महंत दिग्विजय नाथ, महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि पे जो सेमिनार हर साल होता था, आज उस सेमिनार के पहले दिन ही राम मंदिर को लेकर जो है चर्चा होगी। और इस बात पे रेखांकित किया जाएगा कि किस तरीके से जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो एक नए भारत का उदय होगा। और इसमें मुख्यमंत्री भी अपनी बात को रखेंगे, साथ ही ये बताएंगे कि किस तरीके से अयोध्या के विकास से पूर्वांचल का और अवध का विकास तेजी से होगा। यानी काफी अहम होगा जो आज मुख्यमंत्री जब इस सेमिनार में शिरकत करेंगे और राम मंदिर को लेकर ये पूरा सेमिनार है, तो देखना होगा मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे। सबकी इस पर नजर रहेगी। रामगोपाल, बिल्कुल, चूंकि पहली बार राम मंदिर का जब से शिलान्यास हुआ है और शिलान्यास के बाद कल गोरक्षनाथ मंदिर में पहली बार रामकथा का आयोजन किया गया, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि कहीं पे भी रामकथा का अगर आयोजन राम मंदिर शिलान्यास के बाद हो रहा है तो वह है गोरक्षनाथ मंदिर। और आज दूसरे दिन ही, आज सुबह 10:30 बजे से वो सेमिनार की शुरुआत होगी। आज ही राम मंदिर पे बोलना है, नए भारत की तरफ बोलना है, राम मंदिर निर्माण और नए भारत के विषय पे बोलना है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस मुद्दे का, ये उनका प्रिय विषय रहा है और इस मुद्दे पे जब वो बोलेंगे तो धारा प्रवाह बोलेंगे और ये उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि जब नए भारत की बात होगी, सीएम क्या बोलते हैं राम मंदिर को लेकर वो हम जरूर सुनेंगे और दर्शकों को भी सुनाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी की मदद की है। शनीश मणि मिश्रा ने अपना लक्ष्मण अवार्ड बेचने का ऐलान किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी शनीश मणि मिश्रा कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपना लक्ष्मण अवार्ड तक बेचने का ऐलान कर दिया। जब इसकी जानकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिली तो उन्होंने शनीश से फोन कर संपर्क किया और उन्हें बुलाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्हें तत्काल 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। उन्होंने कहा है कि देश प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। उनके बारे में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि इस समय अर्थाभाव के कारण वो अपना पुरस्कार बेचने के लिए लोगों से संपर्क कर रहे थे। तो मैंने उनको ट्रेस करवाया, पता कराया, तो उनका नंबर जब मुझे मिला तो मैंने उनको सम्मान के साथ सात कालीदास मार्ग पर बुलाया है और बुलाने के बाद उनका यहाँ सम्मान भी किया है और उनको 51,000 रुपये तात्कालिक रूप से कि कोई ऐसी कठिनाई है तो उसका निवारण हो सके, वो राशि भी उनको भेंट की है। मूल रूप से गोंडा के रहने वाले शनीश मणि मिश्रा साल 2015 में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली टीम का हिस्सा थे। उन्होंने 2016 में जापान में हुई एशियन चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए यूपी दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 2017 में लक्ष्मण अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद खेल विभाग में संविदा टेनिस कोच के तौर पर वो काम करने लगे।
लेकिन कोरोना काल में उनसे रोजगार छिन गया। खराब माली हालत के बाद उन्हें लखनऊ के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी भी करनी पड़ी। मदद मिलने के बाद शनीश ने सरकार और मीडिया का आभार जताया। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारा जो 5 महीने का मानदेय रुका हुआ है उसको देने की कृपा करेंगे। आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये शॉल और कुछ आर्थिक सहायता करी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनीश को भरोसा दिया है कि सरकार जल्द ही सभी कोचों को 1 अप्रैल से नियुक्ति का आदेश जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।